ओके, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। देन वी आर कंटिन्यू अगेन। अच्छा जी, हम बढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमने देख ली कि ये एसेट की रिपोर्टिंग है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की है, और चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द पीरियड है, और कैश फ्लो भी फॉर द पीरियड है। उसके साथ ही ना नोट्स लगे होते हैं अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ये नोट्स बेसिकली जो चीज़ें हमने इन स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की होती हैं उनकी फर्दर जो है ना इलेबोरेशंस होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे कि इसमें तो हम कह देंगे कि हमारे पास लेट्स सपोज 24 अरब के जो है ना नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। अब वो आगे जाके नोट्स में लिखा होगा उसमें लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें लिखा होता है। इसी तरह हमने बताया कि हमारी कंपनी ने इतने जो है ना सेल की। अब वो आगे जाके उसकी लेबोरेशन होती है नोट्स में कि लोकल सेल कितनी थी, ठीक है, फॉरेन सेल कितनी थी। ये सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो डिस्क्लोज होती हैं। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, जैसे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है, विद इन कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब या एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, कि जो चीज़ें आपको लगता हो कि विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाएंगी। जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, आपको लगता है कि सारी मैं 12 महीनों में बेच लूंगा। स्टोर एंड स्पेयर्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो आप बैंक से फौरन निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लिक्विड एसेट्स होते हैं हम इनको करंट एसेट्स में रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो करंट लाइबिलिटीज हैं, जो कि हमने अगले 12 महीनों में पे करना होती हैं। लेट्स सपोज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं 30 जून 2025 पे खड़े होके, तो जो जो लाइबिलिटी हमने 30 जून 2025 से लेके 2026 तक पे करनी है वो सारी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें है कि एन एंटिटी प्रेजेंट ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकग्नाइज इन अ पीरियड, ठीक है। जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करती हैं वो उसमें डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, उसमें क्या करते हैं आपके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड शोइंग सेपरेटली एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स टू द पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे IFRS 3 और IAS 10 में, कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसकी आप बाइफरकेशन भी देते हैं कि इस प्रॉफिट में से कितना जो है वो कंपनी के ओनर्स के लिए है और कितना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। लेट्स सपोज आपने एक कंपनी में 97% इन्वेस्ट किया है, तो 97% प्रॉफिट आपका है, बाकी 3% किसी और का है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम अगले स्टेप्स में डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारी आपको एक ओवरऑल बताने का मकसद ये था कि आपको ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। मैं आपके साथ ये सारी स्लाइड्स भी, ठीक है, ये सारे जो है ना शेयर कर लूंगा। आपने इनको पढ़ना है ध्यान से, और सारे जो मैंने आपको एक ब्रॉडरली बताई है ना चीज़ें, क्योंकि देखिए हमारे पास जिस लिहाज से टाइम है हम इसको उसी तरह से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आपने इसको पढ़ना है। इसमें मतलब 20 आवर्स के कोर्स में मुझे लगता है कि आपको शायद 40 आवर्स इन्वेस्ट करना पड़े। लेकिन आपने जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट कर दें मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको फौरन जो है ना रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये बेसिकली वही है, आप अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, एस्टिमेट अजम्पशन में बताते हैं। मतलब ये थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक इलेबोरेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये समरीज होती हैं कि कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या इनकम है, उनकी फर्दर कि क्या क्या एसेट हैं, किस किस मोड से इनकम आई है, कितनी कितनी आई है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाती हैं। उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बेसिकली ये एक IS 8 का जिक्र है कि अगर किसी ईयर में कंपनी से कोई गलती हो जाए, एरर हो जाए, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ों का फिर ऑडिटर जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हैं। अगर आपने ऑडिट किए हैं या आपको ऑडिटर से वास्ता पड़ा है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी कोई गलती निकल आई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं पिछले साल को भी रीस्टेट करना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना वो 3 सालों की बनाते हैं फिर हम। मतलब लेट्स सपोज नॉर्मली हम क्या करते हैं 2025 की बनाई, साथ ही कंपैरेटिव ईयर 24 का दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर या गलती की वजह से या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से हमें जो है ना रीस्टेटमेंट डालना पड़ी अपने अकाउंट्स में, तो फिर क्या कर रहे होंगे हम, जो है वो
एक पिछले साल की भी, उससे पिछले साल की भी बना रहे होंगे, मतलब 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर बन रही होती। अच्छा जी, ये रिपोर्टिंग पीरियड है कि अकाउंट्स प्रेजेंटेड एटलीस्ट एनुअली, ठीक है, इफ लॉन्गर और शॉर्टर। नॉर्मली अकाउंट्स जो है ना 12 महीनों के बना रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन पे बेस्ड है। लेट्स सपोज आपकी कंपनी ही नहीं है, ठीक है, आपका ईयर एंड 30 जून 25 है, आपने 1 जनवरी में कंपनी इस्टेब्लिश की है, इनकॉर्पोरेशन डेट आपकी, ठीक है, तो फिर आप 6 महीनों के बनाएंगे। या जो लिस्टेड कंपनी है उन्होंने क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, उन्होंने हाफ ईयरली भी बनाने होते हैं, ठीक है, 6 महीनों के भी। तो ये सिचुएशन पे बेस्ड है, इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स को मैंने आपको पहले बताया था, दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नॉट रूल बेस्ड। मतलब सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ये जी IS 1 था। अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं, और अज्यूम करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको मैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर स्टैंडर्ड। काइंडली आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, वरना हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैंने जो है वो IS 2 ओपन किया हुआ है। काइंडली कंफर्म कर दें ताकि मैं ऑनवर्ड मूव करूं। काइंडली कंफर्म मी माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, थैंक यू। आप काइंडली ना इंटरेक्टिव क्लास का पार्ट बने ताकि आपको चीज़ें समझ आएं। आपको साथ साथ अगर कोई क्यूरीज हों तो फ़ौरन मुझसे पूछ लिया करें, ताकि मैं और आप जो है ना एक ही पेज पर हों। वरना मैं पढ़ाता रहूं आपको, जो है ना आप कुछ और सोच रहे हो, तो जो है ना उससे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। बेहतर है आपकी जो क्यूरी हो, जो इशू, आप मुझे फ़ौरन बताते रहें, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करें जाइए IS 2, दैट इज रिलेटिंग टू इन्वेंट्रीज, कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है ना स्टैंडर्ड है। अगर मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम साथ साथ जो है ना कंपनी की, किसी भी कंपनी की जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते रहेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है। तो मैं आपको एक कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करके चीज़ों का ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ठीक है जी, आपके सामने है बेस्ट वे सीमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है इसकी 2024 की। तो इसको हम देख लेते हैं क्विकली कि IS 1 इसमें किस तरह से एप्लीकेबल है। आपने डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले नोट पे चले जाना है, एनुअल रिपोर्ट। इसको हम ना एनुअल रिपोर्ट कहते हैं इस पूरी स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी, बिजनेस का ओवरव्यू भी, ठीक है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, मतलब इसमें डिटेल से चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन हम जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स है, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की 2 पेजेस पे हैं क्योंकि ज्यादा आइटम्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखिए इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया है स्टेटमेंट, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ना वो, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो इन्होंने अलग बनाई हुई है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, फिर कैश फ्लो है, और ये नीचे जो है इसके नोट्स हैं इलेबोरेटिव फॉर्म में अटैच हैं। ठीक है, ये सारी जो IS 1 है उसकी बेस पे बनी होती हैं। ठीक है, मतलब एसेट्स आ गए, फिर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है, इक्विटी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से दी होती हैं। ये जैसे 5.9 बिलियन है, रुपीज इन थाउजेंड है, तो नोट नंबर आप 6 में जाकर देखेंगे तो इसकी जो है ना इलेबोरेटिव फॉर्म होगी। लेट्स सपोज अगर हम देख लें, जैसे हम इससे देखें कि कंपनी ने इधर लिखा है कि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स जो है ना वो हमारे 15 अरब के हैं, 15.7 बिलियन के। ठीक है, तो नोट नंबर 13 में आप जाते हैं, देखते हैं किधर है, तो उसमें ना इस 15.7 की ना रिकंसिलेशन लगी होगी कि ये किस किस के पैसे देने हैं हमने और कितने कितने देने हैं। ठीक है, मैं आपको नोट 15 पॉइंट उसमें लेके जाता हूँ। जैसे हम पहुंच गए 13 पे, 16, कौन सा नोट था ये? एक मिनट हम दोबारा देख लेते हैं। सॉरी, ट्रेड एंड अदर पेबल्स है नोट नंबर 13। ठीक है जी, जैसे ये आ गया 13। ठीक है, तो अब देखें 15.7 अरब की रिकंसिलेशन लग गई है कि इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर के पैसे इतने देने हैं, अक्रूड लाइबिलिटीज इतनी है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर इतने हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट इतने हैं, रिटेंशन मनी, मतलब लोगों से काम करवाया लेकिन साथ ही उन्हें कहा कि यार काम तो हमारा करो लेकिन इतने पैसे जमा करो पहले, उनकी पैसे रिटेन कर लिए आपने, वो इतने हैं। ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी है ना, तो ये सारी देखें नोट्स में आके आपने इसको डिस्क्लोज किया हुआ है फर्दर कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है, कितने कितने पैसे शामिल हैं, और फिर आगे इनके ना फर्दर सब नोट्स हैं, ये इनको सब नोट्स कहते हैं। जैसे कि देखें कस्टमर से एडवांसेस इतने लिए हुए हैं 13.1। ठीक है, अब इसके बारे में भी जिक्र है एलेबोरेटरी फॉर्म में, जैसे WPPF है, फंड पेएबल लिखा हुआ है। ठीक है, 13.4369 मिलियन का उसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये इसमें क्या क्या शामिल है, ओपनिंग कितना था, करंट ईयर की एलोकेशन कितनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज की होती हैं नोट्स में और सब नोट्स में। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटेग्रल पार्ट होती हैं। ठीक है, तो कंपनी इसीलिए क्या करती है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उनकी फेस पे ये लिख भी रही होती है कि आप सिर्फ इसी पे ना रहिएगा, बल्कि जो इसके साथ नेक्स्ट नोट्स है ना उनको भी लाजमी पढ़िएगा, वो इस स्टेटमेंट के इंटेग्रल पार्ट हैं। दीज नेक्स्ट नोट 1 to 46 फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स को एक जो है वो हो रहे कि उनको पता चले कि ये चीज़ें जो हैं ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, नोट्स भी। अच्छा जी, ये हमने देख लिया IS 1 की प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम आते हैं IS 2 पे, इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या है कि स्टैंडर्ड है इन्वेंट्रीज, कहते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशंस में जाएं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि ऐसे आइटम जो हमने सेल करने के लिए रखे हुए हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, हम AC फ्रिज सेल करते हैं, तो ये हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, लेकिन उन AC फ्रिज को बनाने में जो स्क्रैप वगैरह बचा या ये कोई इशू, अगर वो हम सेल करते हैं तो वो हमारी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि उसको हम स्क्रैप सेल में गिन रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज का मतलब ये है कि वो एसेट्स जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं। ठीक है, इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ठीक है, या वो आइटम के जो आप सेल करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल आ गया, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज
टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी मटेरियल्स वगैरह कंज्यूम हो जाएं, वो आपकी इन्वेंटरीज हैं, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल नॉर्मली, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये सारी आपकी इन्वेंटरीज हैं। तो इस स्टैंडर्ड के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोप है, डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस हमने पढ़ ली। स्कोप अगर हम देखें तो ये किस किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन ऑल इन्वेंट्रीज, जो चीजें भी आपने बेचने के लिए रखी हैं ना, वो आपकी इन्वेंट्री हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इन पे आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंडर्ड आईएस 32 लगता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स, अगर आपने कोई जिंदा जानवर पाले हुए हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि वो क्या है? बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। उन पे स्पेसिफिकली IS 41 लगता है, जो कि हम इसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद जी, डज नॉट अप्लाई टू मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय, ठीक है। ये इन इन्वेंट्रीज की मेजरमेंट पे अप्लाई नहीं होता। किन पे? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ लिया कि ये तो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं और इनको तो IS 41 में कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब इनकी जो बेसिकली जो इन्वेंट्रीज होती है, इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो NRV पे ही होती हैं, इनकी कॉस्ट नहीं देखते हम, ठीक है। क्योंकि देखिए लेट्स सपोज कोई जानवर है, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, न्यूली बोर्न कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, किसी जानवर से पैदा हुआ है, तो आप उसकी कॉस्ट का क्या वो करेंगे? आप उसकी NRV देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको बेच दूं कितने पैसे मुझे मिलेंगे, फेयर वैल्यू इसकी देख रहे होते हैं। अच्छा जी, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट क्या है? ठीक है, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, कि एक आइटम रॉ मटेरियल आपने परचेज किया तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी जो है ना, आप उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। मेजरमेंट से मुराद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है आपने, ठीक है। तो ये उसकी मेजरमेंट है, ठीक है। या कॉस्ट पे करेंगे या NRV, इन दोनों में से लोअर पे। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है, कॉस्ट इंक्लूड परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिकवरेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, नेट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आप AC फ्रिज बनाने वाली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। उस केस में आपने रॉ मटेरियल खरीदा कोई, बाहर से कंप्रेसर आ रहे हैं, ठीक है, AC की बॉडी आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो शॉपर या कवर लगता है वो आता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई ग्रीस वगैरह कुछ ओवरहेड्स लगते हैं, ठीक है, वो लाइनें चलती हैं, ठीक है। तो उससे बिजली का खर्चा आता है, जो भी मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स है उस फ्रिज को या AC को बनाने के लिए, उसको हम उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। लेट्स सपोज आपने कंप्रेसर मंगवाया, कंप्रेसर की एक्चुअल जो कीमत है, ये सारी चीजें बाहर से आती हैं मोस्टली, वो 12,000 रुपये का, लेट्स सपोज, ठीक है। अब क्या होगा कि अब 12,000 तो आपने सप्लायर को पे किए, अब वो जब चीज आप तक पहुंचेगी उस पे इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी, ठीक है। बैंक में LC ओपन हुई, उसके चार्जेस आए, ठीक है। उसके बाद जी उस पे कंटेनर का खर्चा, डैमरेज, टेंशन, पता नहीं कितने तरह के कॉस्ट आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उस पे टैक्सेस वगैरह लगे जो कि क्लेम नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि वो सारी चीजें उस कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। अब आप ये नहीं कह रहे होंगे कि मेरा जो कंप्रेसर है वो 12,000 का, नहीं, आप उसमें बाकी चीजें भी ऐड करके बताएंगे कि नेट मुझे ये इतने का पड़ा है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल वेस्ट वगैरह, कोई स्टोरेज कॉस्ट आपने की, कोई सेलिंग कॉस्ट की है, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने AC बनाया, उसमें जो है ना डिफरेंट चीज़ें इंपोर्टेड आई, तो आपने ना सिर्फ उस इंपोर्टेड चीज़ की कॉस्ट को उस इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनाना, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपने सारे एक्यूमुलेट करने हैं। फिर आपने बताना है कि फ्रिज जो बना है ये लेट्स सपोज मुझे इधर फैक्ट्री में बनने तक ये मुझे 35,000 रुपये का पड़ गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो 35,000 आपने देखना है, मतलब आपने जब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है ना, कितने का रिकॉर्ड करूं, तो 35 लोअर ऑफ करना है आपने, 35,000 मतलब जो कि उसकी कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपने शामिल कर ली और ये चीजें एक्सक्लूड कर दी। और फिर आपने कंपेयर करना है उसको उसकी NRV से। NRV बेसिकली क्या होती है? NRV कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल, रिलाइजेबल का मतलब है कि आज मैं इस चीज को सेल कर दूं, ठीक है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है।
मतलब रियलाइज का मतलब है कि सेल करके रियलाइज करना। ये नहीं है कि मैं अपने घर ले जाऊं, तो मैं इसको कितना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नहीं, सेल करूं आज इसको खड़े पैर, मतलब इसको, ठीक है, तो कितने मुझे पैसे वो मजीद देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप वो एसी है 35,000 की, आपकी बुक्स में उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि जब मैं उसको बेचता हूँ ना, मतलब तो मुझे क्या होगा कि 2,000 रुपये उस डीलर के दुकान तक पहुंचाने के खर्चा आएगा, ठीक है। और मैंने उसकी प्राइस रखी हुई कि मैं इसको 40,000 का बेचूंगा, ठीक है। तो अब देखें, उसकी जो एनआरवी है ना, एनआरवी कैलकुलेट होती है सेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ठीक है। अब एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी है 40,000, और कॉस्ट टू सेल कितनी है 2,000, ठीक है, जो कि आपका किराया है, डिलीवरी कॉस्ट है। तो आपकी एनआरवी कितनी हुई 38,000। अब वो चीज आपकी बुक्स में आ रही है 35,000 का खर्चा लगा हुआ है, और आपने एक एस्टिमेट किया कि मैं इसको 38 की बेच दूंगा, तो इनमें से लोअर क्या है 35,000। तो आप उसको अपनी बुक्स में 35 पर ही रहने देंगे, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर सिनेरियो उल्ट होता, मतलब आपने खर्चा लगवा दिया 35,000 का, ठीक है, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं है, या लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है इतनी कि वो इसको खरीदें, ठीक है, या कोई इशू हो गया है मार्केट में, हायर ने, डॉलर्स ने जो है ना, या दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उन्होंने बड़ी कम कीमत पे चीज़ें लॉन्च कर दी हैं, ठीक है, तो लोग आपकी चीज़ को खरीद नहीं रहे, और आपको लग रहा है कि यार मैं इसको उसकी शॉप तक पहुंचाऊंगा, 2,000 वो तो देने ही देने हैं, साथ में उसने कहा कि भाई मैं इसको ना 30,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकता। अब आपने अपनी कोस्ट तो रिकवर करनी है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी से ही, आपने अपनी कुछ ना कुछ पैसे तो रिकवर करना ही है। आपने कहा कि यार चलो ठीक है बेच देना 30,000 का। अब क्या हुआ कि 30,000 की उसकी सेल प्राइस होगी, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, माइनस 2,000 आप खर्चा करेंगे डिलीवरी कॉस्ट अपनी फैक्ट्री से उठा के उस डीलर की दुकान तक पहुंचाने का, क्योंकि कस्टमर आपकी फैक्ट्री से नहीं खरीदने आएगा, डीलर की शॉप से खरीदेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेट में आपके अकाउंट में कितने 28,000 रुपये आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब वो 30,000 का बिकेगा, तो 2,000 तो आपकी वही कॉस्ट है ना डिलीवरी की, 28,000। अब क्या हुआ कि आपकी बुक्स में वो 35,000 का आ रहा है, उसमें 35,000 खर्चा है, तो 28 और 35 में लोअर ऑफ क्या है 28,000, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उस 35,000 में से माइनस करेंगे 35,000, माइनस उसमें से 7,000, जो है आप उसको 28,000 पे लेके आएंगे, अपनी किताबों में 28 पे रिकॉर्ड करेंगे। जो 7,000 है उसको आप लॉस बुक करेंगे, इन्वेंट्री लॉस रिटर्न ऑफ के नाम से आप उसको बुक करेंगे, ठीक है, ये एनआरवी लॉस के नाम से बुक कर रहे होंगे। ऑडिटर्स जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर होता है वो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगा रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी बुक्स में जो इन्वेंट्री आ रही है उसकी कॉस्ट इतनी है, लेकिन मार्केट में उसकी एनआरवी जो है ना वो इतनी है, तो लिहाजा इसको इतने से राइट ऑफ करें, सैंपल बेस पे वो चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडिट का, और एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर भी होता है ऑडिट का। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे कि एनआरवी हम किस तरह से रिकॉर्ड करने, तो आपने लो रो पे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट का फार्मूला है जी। आपको पता होगा कि जो नॉन इंटरचेंजेबल आइटम्स होते हैं, लेट्स सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसमें एसी है और उसमें रेफ है, ठीक है, उसमें एसी है, रेफ है, उसमें इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे, अब एसी और रेफ दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये नॉन इंटरचेंजेबल हैं, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। एसी अलग पड़ा नजर आता है, रेफ अलग है, हर किसी को पता है दो डिफरेंट है, तो इस केस में आप उनकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब एक पे फाइफो लगा लें, एक पे वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि पेट्रोल है, अब देखें पेट्रोल है, एक कंपनी है, शेल है, मतलब कोई भी पेट्रोल पंप है, उसने जो पेट्रोल खरीदा हुआ है उसमें आके अगर और पेट्रोल डल जाता है तो वो मिक्स हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि ये पहले वाला पेट्रोल जो था वो कितना रह गया है, कितना है इसमें, पुराना कितना है, नया कितना है, वो सारा मिक्स हो गया, मतलब नो इंटरचेंजेबल आइटम जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई एक मेथड लगाना होता है उस सारे आइटम के लिए, या फाइफो लगा लें या वेटेड एवरेज लगा लें। इस केस में आप अलग अलग मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके जो इन्वेंट्री है, जो आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं, उसकी नेचर ही ऐसी है कि आप उसको सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में आपको फिर
जो है प्रैक्टिकली देखते हुए फाइफो या वेटेड एवरेज मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, फाइफो क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपने जो चीज़ पहले आई, ठीक है, उसको पहले सेल करें, अज्यूम करेंगे हम। ठीक है, फिर जो लास्ट में आई फिर उसको। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या है कि आपकी जैसे ही कोई नई चीज़ आई तो रेट अपडेट हुआ, और उसके बाद जो सब्सीक्वेंट सेल हुई वो रिसेंटली कैलकुलेटेड रेट पे हुई। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज है। लाइफो जो है ये आईफरएस प्रोहिबिट करते हैं इसको। वो कहते हैं कि जी गैप्स वगैरह जो है ना उसमें बेशक यूज करें लाइफो का, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कि जो चीज सबसे बाद में आई है ना आप उसको पहले बेचें, अज्यूम करें। तो ये लाइफो है, ये यूएस गैप्स में होता है। वो बेसिकली ये यूएस गैप इसलिए थोड़ा इसको इनकरेज करते हैं क्योंकि अमेरिका एक बड़ी डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ नई आती है ना, जो एडवांसमेंट होती है वो पहले सेल हो जाती है, पुरानी जो है तो वो खराब होगी या मतलब आउटडेट होगी, इसलिए वो लाइफो को जो है ना वो प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस पे ही फाइव फोर वेटेड एवरेज पे ही चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेजरमेंट की कुछ टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है और रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ये होता है कि आपने लेट्स सपोज रेफ बनाना है, रेफ्रिजरेटर या एसी बनाना है। ठीक है, तो उस केस में आप ना, आपका अब तजुर्बा हो गया है, आपको पता चल गया है कि एक एसी इसी मॉडल का बनाने में मुझे इतना खर्चा आता है। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड एक कॉस्ट सेट कर दी कि मेरी रॉ मटेरियल कितनी कॉस्ट आएगी, लेबर कितनी आएगी, ओवरहेड कितनी आएगी। ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया कि ये मैं एक मॉडल का एसी बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मार्वल बनाना है। ठीक है, एक मॉडल का नाम है, उस पर मेरे 35,000 का खर्चा आएगा। अब आपने अपनी बुक्स में 35,000 के हिसाब से चलना है उसको लेके। आखिर में आपने क्या करना है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर लेना है। तो आपने ओवरहेड की या उसकी सॉरी बजटेड कॉस्ट की या स्टैंडर्ड कॉस्ट की और एक्चुअल कॉस्ट की वेरिएंस निकाल लेनी है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करवा लेना है। ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। दूसरा होता है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड वहाँ इस्तेमाल होता है उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे रैपिडली चेंजेस आ रही हों, या आइटम्स जो है ना वो डिफरेंट नेचर के छोटे छोटे आइटम्स हों, जैसे कि रिटेल शॉप होती हैं। ठीक है, रिटेलर्स की दुकानें होती हैं, उसमें ना डिफरेंट नेचर का माल पड़ा होता है, आप उसको अलग अलग एक एक पे डिफरेंट कोस्टिंग लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप ये देख लें कि उसकी कॉस्ट कितनी है। लेट्स सपोज एक सुपर का डब्बा है, वो मैंने 400 का परचेज किया, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको 450 का बेच दूंगा। तो अब आप उसकी जो है ना कॉस्ट है वो अपने मार्जिन के हिसाब से ले लें। ठीक है, ये रिटेल मेथड हम कह रहे होते हैं इसको। आपने IS टू इन्वेंट्री के हिसाब से जस्ट यही ध्यान में रखना है कि इन्वेंट्री उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो चीज़ हम सेल करने के लिए लें या प्रोडक्शन में यूज़ करें और उस चीज़ को सेल करें, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, फार्मूलाज कॉस्ट के क्या हैं, नॉन इंटरचेंजेबल आइटम के लिए आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब फाइफो भी, वेटेड एवरेज भी। और अगर इंटरचेंजेबल आइटम्स हो, मतलब सेम नेचर की आइटम हो, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ इसको इंटरचेंजेबली हो जाता है गैस वो। ठीक है, तो उस केस में फिर आप फाइफो या वेटेड एवरेज में से एक यूज कर रहे होते हैं। और एनआरवी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई है। एनआरवी क्या है, बेसिकली इज द एस्टिमेटेड सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सब्सिक्वेंट, अक्सर जो ऑडिटर्स ऑडिट करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें जुलाई का सेल रजिस्टर दें। लेट्स सपोज वो 30 जून का ऑडिट करने आए ना, 30 जून 25 का, और लेकिन वो आपसे ना जुलाई 25 की जो है ना सेल इनवॉइसेस मांग रहे होंगे। आप कहेंगे यार आपका तो पीरियड ही नहीं है, आपका तो पीरियड है जून 25 तक, आप क्यों मांग रहे हैं? तो वो कहेंगे कि यार हमने ना आपको नेट रिलायजेबल वैल्यू वैल्यू मतलब NRV टेस्टिंग करनी है, इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, तो आपको उनको देना पड़ेगा। जिससे वो सब्सिक्वेंट सेल प्राइस देख लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा आपकी किताबों में इस आइटम की कॉस्ट इतनी है और सब्सिक्वेंट उसमें इतना कैपेसिटी है कि इतने की सेल हो जाएगी। अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो तो वो आपकी बुक्स में उस आइटम की कॉस्ट उतनी ही रहने देते हैं, मतलब लोअर ऑफ पे रहने देते हैं, वरना वो NRV लॉस रिकॉर्ड करवाते हैं आपसे। उसके बाद जी ये प्रेजेंटेशन की कुछ चीज़ें आ गई कि हम इनको इन्वेंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द हेड करंट एसेट्स। ठीक है, एंड अ प्रॉपर बाइफरकेशन इन द नोट्स कि रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है और फिनिश गुड कितना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज देते हैं, हम डिस्क्लोज करते हैं, मतलब ये फाइफो बेस पे है या किस बेस पे हम इसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इफ द स्टॉक इज सब्जेक्ट टू प्लेज
अगर कोई स्टॉक आपने, मतलब आपका जो स्टॉक होता है उस पर कोई फाइनेंसिंग ली हुई होती है, अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, जो स्टॉक बना के रखा होता है ना, वो बाद में सेल होना होता है, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वो क्या करती हैं, बैंक से बोर्विंग ले लेती हैं और उस स्टॉक पे प्लेज क्रिएट करवा लेती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी करना होगा कि इतनी इन्वेंट्री जो है ना, वो बैंक के नाम पे प्लेज है, उसके अगेंस्ट मैंने फाइनेंसिंग ली हुई है। ठीक है, मतलब देखें ना, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद है ही क्या, कि यूजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना और एक्यूरेटली रिपोर्ट करना। ठीक है, आपने अपनी अकाउंट्स में 10 अरब की इन्वेंट्री तो शो कर दी है कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, और लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये इस 10 में से 8 अरब पे तो मैंने लोन भी लिया हुआ है, कल को अगर मैं लोन वापस ना कर सका तो बैंक ले जाएगा ये तो मेरा माल। ठीक है, तो आपने सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं ये चीज। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री थी। जैसे अगर हम बेस्ट वे में इस IS 2 की एप्लीकेशन देखें तो आते हैं करंट एसेट्स में, देखें करंट एसेट में ये स्टॉक इन ट्रेड के नाम से आती है अकाउंट्स में ये चीज। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड ये वाली चीज, इन्वेंट्रीज। ठीक है, और 22वां नोट है इसका। अब देखें 1.9 बिलियन की इनके पास इन्वेंट्री है। ठीक है, सीमेंट ही होगी, मोस्टली सीमेंट होगी, सीमेंट से रिलेटेड रॉ मटेरियल। अगर हम इसके नोट में जाते हैं 22 नंबर पे, तो देख लेते हैं क्या चीज है इसमें। साथ साथ मैं आपको ना बता भी रहा हूँ कि आपने अकाउंट्स किस तरह से देखने हैं। होपफुली आप लोगों का हो सकता है कि इस पहले भी तजुर्बा हो, साथ साथ जो है ना फिर हम इसको और बेहतर अंदाज से देख लेते हैं। इस दौरान आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, ये नोट नंबर 22 आ गया। ठीक है, 1.9 की उधर इन्वेंट्री आ रही थी ना हमारे पास, 21वां नोट किया, जिसमें देखें आ गया रॉ एंड पैकिंग मटेरियल है 1.1 अरब का। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस है 3.4 बिलियन का, फिनिश गुड्स है 1.1 बिलियन की, और प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक है 28 मिलियन का। ठीक है, ये ऐसे होता है कि अब देखिए ना, सीमेंट जो सारी पड़ी है उसमें से कोई खराब होगी, या पहले की पड़ी है, या वो मार्केट में सेल नहीं हो रही, स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इस केस में ऑडिटर्स आपसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार इतना ज्यादा स्टॉक दिखाया दिखाया तो है आपने, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें ना, कुछ स्टॉक आपका बिक ही नहीं रहा, वो बड़ा स्लो मूविंग है, तो लिहाजा उस पर प्रोविजन चार्ज करें कि फ्यूचर में ये जब सेल होगा ना, तो जितने अकाउंट्स में इसकी कॉस्ट आ रही है इतने का नहीं होगा, बल्कि कम का सेल होगा, तो लिहाजा आप इसको अभी से चार्ज करें। अक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है ना, प्रूडेंस कंसेप्ट, कि आप लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर लें, होने से पहले, जब आपको फोर्सिएबल हो जाए। ठीक है, तो ये देखें इन्वेंट्री है। ठीक है, और उससे रिलेटेड इसकी प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में अंडर द हेड करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये जी स्टैंडर्ड था IS 2। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो। अब्बास भाई, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू अब्बास। कोई भी आपका क्वेश्चन हो ना किसी से रिलेटेड, बिल्कुल आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा IS 2 के बाद। जैसे IS 2 में जिक्र था ना इसका, बायोलॉजिकल एसेट्स का, कि ये हमारे इस पे एप्लीकेबल नहीं होता ये स्टैंडर्ड, इस पे IS 41 एप्लीकेबल होता है। तो आइए अब हम 41 पे चलते हैं, मतलब हम ना स्टैंडर्ड को लिंकिंग करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही तरतीब से, नहीं, जिस स्टैंडर्ड में जिसका जिक्र आ गया उसका लिंक होता है, वो हम उस स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, IS 41 एग्रीकल्चर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है IS 41 एग्रीकल्चर की, काइंडली कंफर्म कर दें ताकि मैं ऑनवर्ड चलूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, IS 41 आ गया हमारा। ठीक है, दैट इज रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर। ठीक है, मोस्टली इसमें रिले होगा। यह स्टैंडर्ड 2003 से एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है।
क्या क्या चीजें इसके स्कोप में है? बायोलॉजिकल एसेट। अब देखें बायोलॉजिकल, अगर आपने बायो पढ़ी है या आपने नहीं भी पढ़ी तो देखें नाम से बायो, बायो से मुराद होता है जिंदा चीज। ठीक है, बायोलॉजी में इसका जिक्र होता है। ठीक है, तो मतलब वो चीज जो जिंदा है, मतलब जिसमें कोई जान है। ठीक है, कुदरत की तरफ से नेचुरल कोई चीज है, तो उस पर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, आपकी फसल पक के तैयार हो गई है, तो वो जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लिहाजा उसको ये कह रहे हैं कि ये IS 41 की एम्बिट में आएगा, उसके स्कोप में है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट, अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो, खास तौर पे पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान बना था, ठीक है, मतलब आर्मी का एक बड़ा रोल था, बाद में भी आर्मी का रोल रहा, तो लोगों को इन्होंने प्लाट वगैरह देने शुरू कर दिए, आर्मी के लोगों को या आर्मी ने लोगों को, कि आप ये जो बंजर बियाबान जमीन है इसको आबाद करें, जितनी आप आबाद कर लेंगे उसका आधा आपका। ठीक है, मतलब लोगों को एक लुक्रेटिव बनाने के लिए, ताकि लोग अपनी मेहनत करें और उसको जो है ना आबाद कर लें। अब इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, या अक्सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी भी फसल की जो पैदावार बढ़ाना चाहती है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट कह रही है कि इस दफा हमने जो चावल है ना वो दुबई सऊदी अरब एक्सपोर्ट करना है, तो लिहाजा गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में इस दफा ज्यादा से ज्यादा चावल लगाए जाएं। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको ग्रांट देती है कि जो भी चावल लगाएंगे ना उसको हम बीज फ्री देंगे। ठीक है, उसको हम फ्री लोन देंगे, उसको बिजली सस्ती मिलेगी, उसको ट्यूबवेल देंगे पानी की, क्योंकि चावलों में ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इस केस में जो एक गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट, ये भी आपकी क्या है, आपको ये भी हम जो है इसको IS 41 में क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, एक गवर्नमेंट ग्रांट होती है उसके लिए स्टैंडर्ड, दूसरा IS 20। लेकिन जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको बायोलॉजिकल एसेट के लिए मिले, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि फिश फार्मिंग पे बड़ा आप पैसा लगाएं, ठीक है, उसको हमें फिश जो है ना वो प्रोड्यूस करके दें, हम आपको ये ग्रांट देंगे। ठीक है, हम आपका बिजली का बिल कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे, लोन देंगे। ठीक है, तो इस सारे केस में क्या होगा, अगर इस तरह की कोई चीज है तो फिर आप, जी मलिक, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब्बास भाई, आवाज आ रही है आपको? क्योंकि मेरी तरफ लाइट चली गई थी और डिस्कनेक्ट हुआ था अचानक में, लेकिन फिर आ गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ये सारे इसका विद इन स्कोप है। उसके बाद ना कुछ चीजें इसमें से ना एक्सक्लूजन है, ये चीजें बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, मतलब IS 41 इन पे अप्लाई नहीं होगा। वो क्या है? लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमने ये कह दिया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगी वो बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन क्या जिस जमीन पे वो हुई है वो भी बायोलॉजिकल है? नहीं, उस पे IS 16 ही लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही लगेगा। ठीक है, या अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी, वो लैंड वो नहीं है। ठीक है, हाँ उस चीज पे प्रोड्यूस होने वाली चीज IS 41 में जा सकती है। ठीक है, लेकिन वो लैंड IS 16 ही में रही रहेगी। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट, आपने कोई चीज प्रोड्यूस की तो आपको उसका लाइसेंस मिला। ठीक है, वो बड़ा कॉस्टली था लाइसेंस। ठीक है, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हो सकता है, लेकिन वो IS 41 में फॉल नहीं करेगा, बल्कि उसका अपना स्टैंडर्ड जो है IS 38 है, उस पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद जी बेरर प्लांट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बेरर प्लांट कहते हैं, हम आगे इसकी डेफिनेशन मजीद एलेबोरेट भी करेंगे, उस पर भी IS 41 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, या आपको गवर्नमेंट की कोई ग्रांट मिली है उन बेरर प्लांट से रिलेटेड, तो इस वो भी आप पे अप्लाई, जो है वो IS 41 में नहीं, उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, राइट ऑफ यूज एसेट अराइजिंग फ्रॉम अ लीज ऑफ लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपने, आपकी अपनी जमीन नहीं है, आप मज़ारे हैं, ठीक है, या आप ठेकेदार हैं, आपने रेंट पे जमीन ले ली, 1 साल का ठेके पे ले ली जमीन। ठीक है, तो इस केस में वो जो लैंड है वो आपने जो लीज पे ली है, या 5 साल के लिए ले ली है लेट्स सपोज, ठीक है, लेकिन वो लैंड आपकी IFRS 16 में ही डील हो रही होगी। ठीक है, वो एग्री IS 41 में डील नहीं होगी। हाँ, उस लैंड पे जो प्रोडक्शन होगी वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो है,
ठीक है, वो आप उस पे IS 41 लग सकता है, लेकिन जो लैंड है उस पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने स्कोप पढ़ लियो। ठीक है, कि एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट्स पे लगेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगेगी। ठीक है, या अगर कोई गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है उन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एसेट के लिए, तो इस केस में भी हम IS 41 लगाएंगे। लेकिन इन इन केसेस में मतलब जमीन होगी, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट जो है उस पे अपने ही स्टैंडर्ड लग रहे होंगे उनके, इस पे उन पे IS 41 नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसकी ना डेफिनेशन। एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट कहते हैं कि वो चीज़ जो आप आराम से मार्केट में ले जाएं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और आप सेल कर दें, लोगों को करें, मार्केट में करें, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ की एक्टिव मार्केट है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, और एन अदर बायोलॉजिकल एसेट्स, कि उस एक्टिविटी का नाम बायोलॉजी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कि जिससे आप या तो एक नया बायोलॉजिकल एसेट प्रोड्यूस कर लें, या उस बायोलॉजिकल एसेट से कोई प्रोडक्शन लें। लेट्स सपोज आपने जो है ना चावल लगाए, अब चावल के पौधे से आपको क्या मिले, चावल मिले, तो वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। आपने भैंसें रख ली, फिश फार्मिंग की, गोट फार्मिंग की, ठीक, कैटल फार्मिंग की, उससे आपको नए जानदार मिले, तो वो आपकी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बायोलॉजिकल एसेट किसको कहते हैं, अ लिविंग एनिमल और अ प्लांट, ठीक है, मतलब जानवर या पौधा, उसको बायोलॉजिकल एसेट कह रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या कह रहे हैं, कि द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटी बायोलॉजिकल एसेट, कि उस बायोलॉजिकल एसेट से जो चीज प्रोड्यूस हुई है, लेट्स सपोज पौधों के केस में जो फल आए हैं, ठीक है, और जानवरों के केस में जो फल आए हैं, और जानवरों के केस में जो उनसे नए जानदार आए हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर जो है ना प्रोड्यूस है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन दैट काज एन इंक्रीज इन द वैल्यू और द क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है, मतलब एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मतलब एक कुदरती निज़ाम है जिससे बायोलॉजिकल एसिड की तादाद में इजाफा होता है या उनकी वैल्यू में इजाफा हो। देखें, तादाद में इजाफा ये है कि भैंस है, भैंस से उसके बच्चे, ठीक है, गाय है, गाय से उसके बच्चे, तो ये क्वांटिटी में इजाफा हो गया। वैल्यू में क्या है कि आपने मतलब भैंस थी, उससे उसके बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे जब उसके हुए, तो उनकी उनकी ग्रोथ हुई, तो उनकी वैल्यू में ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है। मतलब पहले वो महीने का था, 2 महीने का था, उसकी वैल्यू कुछ और थी, बाय द टाइम उसके साथ साथ उसकी कुछ और हुई। अब मैं सिर्फ 1 मिनट दें मुझे, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपको अभी ज्वाइन करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ओके जी, सॉरी, कॉल थी एक अर्जेंट। ठीक है, अच्छा, बेरर प्लांट क्या है, इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस
beer produced for more than one period has a remote likelihood of being sold except scrap sales। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो बेरर प्लांट है वो IS 41 की एक्सक्लूजन्स में है, मतलब उस पे IS 41 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसको एक आम लैंग्वेज में देखें प्रैक्टिकली, तो जैसे रबड़ के प्लांट है, या आम के प्लांट है, अमरूद के प्लांट है, उनकी जो लाइफ होती है, या वो जो उनकी पैदावार का दौरानिया होता है, मतलब वो जितने अरसे तक इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो मोर देन वन पीरियड होता है। ठीक है, और वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब जैसे रबर से, वो रबर का जो केमिकल रेजन जिसे कहते हैं वो होता है जिससे रबर बनता है। ठीक है, और उसकी जो सेल करने की भी इतनी वो नहीं होती, मतलब आप उसको 1 साल में 2 साल में नहीं, बल्कि 3 4 5 साल में जब उससे अच्छी तरह आप प्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसको जो है ना काट के या ज़ाया कर रहे होते हैं, उसकी जगह नया पौधा लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो बेरर प्लांट है, उस पर IS 41 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उस पर IS 16 अप्लाई होता होगा। अक्सर आई कैप के क्वेश्चंस में, या डिफरेंट ACCA ICW के एग्जाम्स हैं, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि बेरर जो प्लांट है तो वो प्लांट IS 41 के एम्बिट में क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे शीप है, भेड़ है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये एक बायोलॉजिकल एसेट है। इससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलती है वो क्या है, उसकी ऊन है, मतलब जो उसके ऊपर बाल होते हैं वो फ्लीस जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब उनसे क्या चीज बन सकती है, स्टेपल, कारपेट, पर्स, डिफरेंट चीजें बन रही होती हैं। ठीक है, तो IS 41 का जो एम्बिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब IS 41 किधर से किधर तक अप्लाई होगा, ये IS 41 इधर तक अप्लाई होगा। ये जब चीज बन गई, जो सेल होने के लिए आपने रख ली, अब ये इन्वेंट्री का पार्ट है, इस पे IS 2 अप्लाई होगा। इसीलिए मैंने IS 2 के साथ आपको IS 41 पढ़ाया है कि इनका आपस में लिंक है। ठीक है, जैसे ये देखें प्लांट है, ठीक है, कॉटन के प्लांट, और जो उससे कपास उतरी है, ठीक है, उस पे IS 41 अप्लाई है। जब उससे कपड़े बन गए, क्लॉथिंग होगी, डिफरेंट पैंट, जीन्स, दूसरे कपड़े, कोई भी, मतलब वो शॉप पे रखेंगे, वो क्या है, IS 2 है, इन्वेंट्री है। ठीक है, डेयरी कैटल, आपके माल मवेशी रखे हुए हैं और मिल्क उससे जनरेट हो रहा है, वो सारा क्या है, IS 41 है। जब उससे दही बन के शॉप पे आ गई, या मिल्क पैक होके आ गया, ठीक है, वो क्या है, IS 2 है, इन्वेंट्री है। तो ये चीजें इस तरह से अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने रिकग्निशन पे। अब जो आपने पढ़ लिया कि IS जो है 41 है, इस पे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। ठीक है, अब उनकी रिकग्निशन कैसे होगी, लेट्स सपोज मैंने फसल काश्त की। ठीक है, मैंने जो है ना चावल की फसल लगाई, तो मैं, और ये मेरी एक एक्टिविटी है, मैंने कंपनी बना के काम कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, इस पे सिर्फ पंजाब की हद तक, मतलब अगर देखा जाए या सिंध लेवल पे देखें, मतलब इस पे सूबाई टैक्स है, फेडरल फेडरल का टैक्स नहीं है। तो बड़ी लुक्रेटिव चीज़ है ये। तो मैंने कंपनी बना के फार्मिंग स्टार्ट की। ठीक है, मैंने माल मवेशी रख लिए, या मैंने जो है ना ज़राअत एग्रीकल्चर एक्टिविटी का काम शुरू किया। तो इस केस में मेरी कॉस्ट क्या होगी, अब देखें, मैंने तो नहीं पता चल रहा कि फसल चावल मेरी तैयार पक्की खड़ी है, मुझे नहीं पता कि अपने बुक्स में इसको कितने का रिकॉर्ड करूं। मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड आ गया, 30 जून आ गया है, लेकिन अभी फसल जो है ना वो तैयार खड़ी है। अब मैं इसको किस किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं। ठीक है, रिकग्निशन मेजरमेंट तो यही है कि वो मेरा एसेट है, मेरा कंट्रोल है, पास्ट इवेंट से आया है, मुझे पता है कि उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। वही जो एक एसेट की रिकग्निशन का क्राइटेरिया होता है कि दिस एसेट, कि मेरा कंट्रोल है, दिस एसेट राइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, फ्यूचर में इसके बेनिफिट आएंगे। ठीक है, और साथ ही उस एसेट की फेयर वैल्यू जो है ना वो भी मेजर की जा सकती है रिलायबली। तो इस केस में क्या होगा कि मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा एसेट को, लेकिन किस वैल्यू पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में स्टैंडर्ड IS 41 आपको कहता है कि आपने ये देखना है कि उस एसेट को उस हालत में 30 जून तक लाने के लिए आपने कितना खर्चा किया है। आपने जमीन कितने की जो है ना किराए पे ली, रेंट पे ली, लेट्स सपोज आपने, आपकी अपनी जमीन नहीं थी, अपने ठेके पे ली। ठीक है, आपने कितने का बीज डाला, साइट प्रिपरेशन चार्जेस क्या हुए, हल चलाया, मजदूरों की मजदूरी, जितने भी ये खर्चे हैं ना जमा कर लें और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें कि ये मेरी जो फसल खड़ी है ना इसकी इतनी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट है बायोलॉजिकल एसेट की, कि इनिशियल, आपने आपको पता है ना कि मेजरमेंट दो तरह की है। एक इनिशियल होती है, मतलब
इनिशियली का क्या मतलब है कि आपने फर्स्ट टाइम एक चीज की मेजरमेंट करनी है अकाउंट्स में, तो वो कितने पे होगी, ये इनिशियल मेजरमेंट है। और सब्सीक्वेंट है कि ईयर एंड कि पे आपने उसको अगर रिवाइज करना हो वैल्यू को, ठीक है, तो वो आप किस तरह से उसको किस वैल्यू पे लेके चल रहे होंगे, तो ये इसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियली आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप उसको फेयर वैल्यू पे करें। मतलब देखें कि वो फसल खड़ी जो है वो कितने की सेल हो सकती है, उसमें से मतलब आप कितनी कॉस्ट माइनस कर दें कि मंडी तक ले जाने के खर्चे, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए की सेल हो सकती है चावल का ना, मतलब 50 मन जो है ना वो औसत पैदावार है, और 2,000 रुपये पर मन चावल है, जो है धान है जिसे आप कह रहे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नेम है। तो वो 1 लाख की बनती है, और मैं मंडी तक लेके जाऊंगा, 5,000 रुपये मेरा खर्चा आएगा आड़तियों के, और उनके पैसे मैं दूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि मुझे जो है ना 95,000 की ये पड़ रही, तो आप अपने बुक्स में उसके 95 की रिकॉर्ड कर लें फेयर वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल मेजर नहीं हो सकती, मतलब उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, हमने जैसे एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर, तो उस केस में फिर क्या करेंगे, आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लें। कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रॉट अप द एसेट सच एज कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, कि उस एसेट को उस हालत में ब्रॉट अप करने के लिए आपको कितने पैसे खर्चने पड़े, उसकी बेस पे आप उसको जो है ना कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लें बायोलॉजिकल एसेट को, ठीक है। तो ये इसकी मेजरमेंट होगी, या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, तो आप उसके कॉस्ट पे, जैसे कि हैन फार्मिंग है, मुर्गियां वगैरह हैं, उस केस में आपको नहीं पता चल रहा होता कि कितनी को इसकी भी फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लें, जितना आप पे खर्चा लगा है उस पर रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। स्टैंडर्ड्स की यही तो चीजें होती हैं बड़ी अच्छी, मतलब ये नहीं है कि इशू क्रिएट करना, बल्कि साथ ही उसका हल भी देना कि भाई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ताकि उससे ना अच्छी रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं मेजर हो सकती, तो देन यू हैव द ऑप्शन टू रिकॉर्ड इट ऑन कॉस्ट, ठीक है। सब्सिक्वेंटली भी आप उसको देखें कि अच्छा, इनिशियली जब रिकॉर्ड की थी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती थी, ये इतनी थी, अब कितनी है। इनिशियल सब्सिक्वेंटली कहते हैं कि साल के शुरू में आपने फसल लगाई, तब देखें बुक्स में कितने की रिकॉर्ड करनी है, 30 जून आ गया, ईयर एंड आ गया, तब देखें कितने की वो होगी, क्योंकि देखें ना ये जो बायोलॉजिकल एसिड ये वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, इनकी क्वांटिटी में वैल्यू में इजाफा होता है। तो आप अगर पिछली ही वैल्यू रहने देंगे तो वो शायद मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपको रिवाइज करनी पड़ती है वैल्यू सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो फिर वैल्यू देखें कितनी है, तो आप उस पर रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि बायोलॉजिकल एसिड की मेजरमेंट के लिए फिर बेसिकली दो मॉडल हुए, एक फेयर वैल्यू मॉडल, दूसरा कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू मेजर ना हो तो फिर क्या करें, कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करें। उसके बाद जी अक्सर इशू आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड करने में, मतलब जो वो फसल है चावल की, उसे जो उससे प्रोड्यूस होने जा रही है उसकी मैं क्या वैल्यू लूँ, ठीक है। अक्सर उसकी वैल्यू नहीं मालूम हो रही होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि उस पर कितना खर्चा हुआ, उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, या ये देख लेते हैं कि इसको मैं, अक्सर होता है आपने देखा होगा, अगर आपका गाँव देहात से कोई वास्ता पड़ा है, तो अक्सर जो किसान है वो ना खड़ी फसल ही बेच देते हैं, ठीक है। मतलब किसी को जरूरत हो खास तौर पे तब, या जो है ना मतलब ये रेयर चांसेस होते हैं, नॉर्मली इस तरह नहीं कर रहे होते, लेकिन वो खड़ी फसल भी सेल हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि आप देख लेते हैं कि अच्छा, जो बंदा लेता है ना वो कहता है कि यार ये मतलब 2,000 रुपये मन है चावल, ठीक है, लेकिन मैं मंडी में लेके जाऊंगा, इन चावलों को मजदूरी लगेगी, निकलवाऊंगा, ये वो, तो मुझे 10,000 खर्चा आ सकता है, तो लिहाजा मैं आपको 90,000 दूंगा, ठीक है, या अपना थोड़ा मार्जिन भी रख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना उस तरह से इसकी कॉस्टिंग होती है, हम देख के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के हिसाब से उसकी कर लेते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसको सेल करने में कितना खर्चा आएगा, वो लेस करके उसको हम अकाउंट्स में रिपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपने इसकी IS 41 की रिपोर्टिंग देखनी है ना, तो मैं आपको अकाउंट्स बताता हूँ। मिचिल फ्रूट फार्म्स लिमिटेड के अकाउंट्स हैं, ठीक है, या ये जहांगीर तरीन की जो कंपनियां है ना डेयरी से रिलेटेड, आप उनकी जो है ना वो देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जहांगीर तरीन की। उसके बाद जी फेयर वैल्यू गेन एंड लॉसेस, बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, द गेन और लॉस ऑन इनिशियल इग्निशन एज वेल एज सब्सिक्वेंट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब आपने जो खर्चा किया फसल पे, लेट्स सपोज 1 लाख था,
अगर आज उसकी फेयर वैल्यू देखे जाए तो वो 1,20,000 है। ठीक है, तो आप 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना रिकॉर्ड कर लें। ठीक है। इन अबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू, अगर आप किसी चीज की उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, तो आप उसको कॉस्ट पे ही रख लें। ठीक है, कोशिश करें कि फेयर वैल्यू पे करें, वरना कॉस्ट पे कर लें। ठीक है। वंस द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट बिकम रिलायबल मेजर, एक टाइम पे उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब की जा सकती है। मतलब एक्टिव मार्केट होगी या वो चीज़ बड़ी होगी। जैसे देखें, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, जब भैंस का या गाय का बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम उसकी रेट नहीं लग रहा होता, पता नहीं चलता, क्योंकि उसने दूध पीना होता है। ठीक है, अगर उसको जुदा कर देंगे उसके मदर से तो वो शायद एग्जिस्ट ना कर सके। ठीक है, तो इसके इसमें पता नहीं चलता इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है, या कॉस्ट कितनी है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन बाय द टाइम जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ठीक है, महीने का 2 महीने का, तो उसकी वैल्यू लगना शुरू हो जाती है कि अगर आप बेचना चाहिए इतने का बेच सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस केस में हम उसको क्या करते हैं, बाद में उसकी फेयर वैल्यू जो है ना वो रिलायबली मेजर होती है, तो हम उसको बाद में रिकॉर्ड कर लेते हैं। Once a non-current biological asset meet the criteria to be defined as held for sale under IFRS as part of disposal group, then it is presumed fair value can be measured reliably. अब इस पे एक लिंक आ गया है नेक्स्ट स्टैंडर्ड का IFRS 5 का, जो कि हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें ये है कि अगर आपने बायोलॉजिकल एसेट कोई रखे हुए थे, ठीक है, आप ओनर्स थे, 2-3 लोगों ने मिलके, आप भाई थे, आपने काम किया, ठीक है, अब आपके हालात थोड़े बदल गए हैं, आप अपने माल को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब वो डिस्पोजल ग्रुप ग्रुप में डिस्पोज करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि मैं ना सिर्फ ये ज़मीन बेच दूंगा, ठीक है, बल्कि उस पे जो फसल है वो भी बेचेंगे हम, हमारे जो माल मवेशी हैं वो भी बेचेंगे। अब क्या हो गया, अब आपको मैंने बताया ना कि अब मतलब काम चल नहीं सकता। ठीक है, IFRS 5 है, IFRS 5 कहते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, कि अब वो सेल के लिए आपने रख ली है। ठीक है, मतलब वो जमीन थी, आप कह रहे हैं कि नहीं अब मैंने बेचना है, अगले 6 महीने मेरे मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बेच दूंगा। अब जो आप जमीन बेचेंगे तो उस पे जो खड़ी फसल है, जो आपका फार्म है, वो भी जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो फार्म भी, वो माल भी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अब उस डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बन गई है। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि अब इसकी फेयर वैल्यू मेजर हो सकती है। ठीक है, देखे ना, आप जब उसकी बोली लगवाएंगे, पैसे लगवाएंगे, ये तो नहीं कि मैंने सिर्फ लैंड लैंड बेचनी, भाई उस लैंड के ऊपर जो माल है, जो फसल खड़ी है, लेट्स सपोज आप वो भी बेचना चाह रहे हैं, तो आप फिर उससे डील इस तरह करेंगे कि देखें भाई जमीन 50 लाख की, ठीक है, फसल ऊपर 10 लाख की खड़ी है या 12 लाख की, तो ये टोटल मिला के 60 या 62 लाख की मैं आपको बेचूंगा। कहने का मकसद क्या, कि आप उसकी रिलायबल मेजर कर सकते हैं आप फेयर वैल्यू, तो लिहाजा आप उसको अपनी बुक्स में जो है ना IFRS 5 में जब रिकॉर्ड करेंगे तो इस हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, तो ये जी पूरा एक स्टैंडर्ड था IS 41। ठीक है, जो हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल एसेट क्या है, स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का, एक्सक्लूजन्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है, एग्जांपल्स देखी, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, मेजरमेंट कैसे करेंगे, और प्रैक्टिकल होके थोड़ा देखा। ठीक है, इसमें ये था इन्वेंट्री कब से अप्लाई होना शुरू की, लेट्स सपोज आपने फसल जो है ना चावल की उतार ली, या आप उतारने के करीब हैं। ठीक है, अब उसको जब आपने बेच दी, तो अगले बंदे के लिए वो आड़ती हजरात के लिए क्या बन गई है, इन्वेंट्री बन गई है, क्योंकि उनका तो काम है सेल परचेज करना। ठीक है, उन्होंने तो फसल नहीं लगाई थी, वो फसल तो आपके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी। उनकी बुक्स में जब वो अपनी बुक्स बना रहे होंगे तो वो उस पर IS 2 लगा रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें IFRS 5 का भी हमने थोड़ा टच देखा। अब हम जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो हम IFRS 5 ही देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब तक 3 स्टैंडर्ड हम पढ़ चुके हैं, IS 1, IS 2 और IS 41। चौथा स्टैंडर्ड है हमारा IFRS 5। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो, देखें मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको कोई समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट है तो हम उसे फौरन पूछ लें। उसके बाद भी जो मैंने आपको कहा है कि आप एनुअल रिपोर्ट को रेफर करें, ठीक है, साथ ही आपको बताया किस तरह देखना है, उनको पढ़ते हुए आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब्बास भाई बताएं, आपको अभी तक समझ आई है, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे मूव करें। आप मुझे गो हेड देते हैं तो मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव करता हूँ। ओके, थैंक यू। अभी तक आपका कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप जो है मुझसे इधर भी चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।
तो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे काइंडली बताएं कि स्क्रीन जब शेयर हो आपको, ठीक है। बस 1 मिनट दें मुझे। सॉरी, IFRS 5 नहीं बल्कि IS 36 पढ़ना था हमें। सॉरी, IFRS 5 का मैंने IS 36 कहना था, जो कि हमारे प्लान में है, जो मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ था आपका। ठीक है। तो जी, चलते हैं IS 36 की तरफ। ये जो अभी हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं उनमें से IS 2 के साथ इसका लिंक है। जैसे IS 2 में हमने पढ़ा कि हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लोअर ऑफ कोस्ट और NRV, इन दोनों में से जो चीज लोअर हो, तो उस पे ना बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट लग जाता है, इम्पेयरमेंट का टेस्ट। इम्पेयर इम्पेयर का मतलब है किसी चीज की वैल्यू कम होना। ठीक है। इम्पेयर हम क्या कहते हैं कि ये एक चीज की वैल्यू 10 रुपए थी, ठीक है, कम होगी 8 रुपए रह गई, तो क्या हो गया, वो इम्पेयर हो गई है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से क्या मुराद है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से मुराद ये है कि भी एसेट की वैल्यू कम होगी। अब वो वैल्यू कम किस वजह से होगी? ठीक है। मतलब क्या इंडिकेटर्स थे आपको लगा वैल्यू कम हो गई? वो इंडिकेटर आपकी कंपनी के हैं, इंटरनल हैं, या मार्केट में कोई चेंज आई है जिससे आपको लगता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई? ठीक है। जैसे आप अभी मैंने आपको बताया ना इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री में लेट्स सपोज आपने रेफ बनाया था 35,000 की, उस पर कॉस्ट आई, ठीक है। लेकिन अब जब आप मार्केट में बेचने गए तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि वो 30,000 का ही सेल होगा, ठीक है। तो उस केस में आपने अपनी बुक्स में उसको लोअर पे रिकॉर्ड करना है। लोअर क्या, 35,000 कॉस्ट और NRV जो उसकी 30,000, तो आपने 30 पे रिकॉर्ड करना है उसको। ठीक है। तो देखें, इस पे ना बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट लग गया इम्पेयरमेंट का कि इसकी वैल्यू कम हो गई, इम्पेयर हो गई। ठीक है। NRV जब टेस्टिंग आपने की, NRV लॉस आपने बुक कर लिया। कुछ एसेट्स होते हैं हमारे नॉन करंट नेचर के, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, अक्सर व बेशतर उनकी वैल्यू में भी कमी आ जाती है। ठीक है। उनकी वैल्यू में कमी कैसे आती है? जैसे कि आपके पास प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पोली जो थीन बैग बनाते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपने बड़ा महंगा प्लांट उसको बाय किया था, इंपोर्ट किया था। अब गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आई उन पे। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने जितने भी ये प्लांट है ना पॉलीथीन बैग में, उनको बंद करना है, या उनको ना एक स्टेज वाइज बंद करना है। ठीक है। तब आपकी बुक्स में जो प्लांट आपने इंपोर्ट किया था, लेट्स वाज 100 मिलियन का आ रहा है, ठीक है, आप उससे बड़े फ्यूचर बेनिफिट ले रहे थे, सेल करते जा रहे थे, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग गया उस पे। तो क्या आप उससे उस तरह के बेनिफिट ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। क्यों? उसकी तो वैल्यू कम हो गई। ठीक है। आपकी बुक्स में वो 100 मिलियन का आ रहा है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट्स देखें तो शायद उतने ना हो। तो क्या हुआ, उसके वैल्यू क्या होगी, इंपेयरमेंट होगी, उसकी वैल्यू कमी आ गई उसकी वैल्यू में। ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड का रूल है कि जो आपकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू होगी ना, वो हमेशा, मतलब कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट जो है, वो शुड बी लोअर देन हायर ऑफ। हायर ऑफ का मतलब क्या है? हायर ऑफ क्या क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है। लेट्स सपोज आपकी बुक्स में वो एसेट जो आ रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, वो 100 मिलियन का है, ठीक है। अगर आप उसको बेचने आज जाए ना, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से और ये वो, पाकिस्तान में तो पॉलीथीन बैग पे बंदिश आ गई, लेकिन आपको पता चला कि यार बांग्लादेश का एक सप्लायर है, वो कहता है कि मुझे बेच दे, हमारे मुल्क में अभी इस तरह का कोई रूल नहीं है, लिहाजा मैं इससे शापर बना के बेच लिया करूंगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो आपसे मौके से फायदा उठाता है, वो कहता है कि मैं आपसे 80 मिलियन का खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी किताबों में वो क्या आ रहा है, 100 मिलियन का आ रहा है।
तो देखें आपकी बुक्स में ये टेस्ट तो खराब हो गया ना, मतलब ये टेस्ट क्या कहता है कि आपकी वैल्यू हमेशा जो कैरिंग अमाउंट है ना वो लेस देन होनी चाहिए फेयर वैल्यू से। लेकिन इसमें तो केस में क्या है कि आपकी जो फेयर वैल्यू है वो 80 है, और बुक्स में आपका क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, बुक्स में ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 20 रुपए से आपके जो करंट नॉन करंट एसेट है ना वो ओवर स्टेट हुआ है, उसको आप कम करें, इंपेयर करें। 20 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें, आप एंट्री करें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 20 रुपए से। ठीक है, और वो एसेट क्रेडिट करें 20 रुपए से। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस बुक करें। तो क्या हुआ, आपने इंपेयरमेंट बुक करनी है। ठीक है, तो 100 मिलियन का एसेट आपकी बुक्स में आ रहा है, 80 मिलियन की उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, आपने कहा कि नहीं गवर्नमेंट के मामलात हैं, अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, कल को पीटीआई की आ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है अगले साल आए, तो ये रिस्ट्रिक्शन उठ जाएगी इसमें से, और मैं दोबारा शॉपर पॉलीथीन बैग बनाऊंगा और बेचूंगा। ठीक है, तो आपने उसकी ना एक वो करवाई, बजटिंग फोरकास्टिंग करवाई, मतलब वैल्यू इन यूज उसकी, कि मैं उसको बेचूं ना बल्कि यूज करके मुझे उससे कितने बेनिफिट आएंगे। तो आपको पता चला कि यार यूज करके मुझे उससे ना 90 मिलियन आ सकते हैं। तो फिर देखे ना, आपका मतलब इतने तो आप बेवकूफ नहीं है कि आप उसको 80 मिलियन का बेच देंगे, बल्कि आपने एक मतलब एस्टिमेट यूज किए कि मैं 5 सालों के लेट्स सपोज हर साल मैं इतनी 10-10 मिलियन की सेल कर लूंगा, इतना टैक्स होगा, इतना डिस्काउंट रेट है। तो वैल्यू इन यूज आपने कैलकुलेट कर ली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, आपको जो है ना इन चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, तो वो 90 आई। तो इस केस में हायर ऑफ क्या है, 80 या 90? अब आपने 90 का 100 से कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि टेस्ट क्या है, टेस्ट है कैरिंग अमाउंट शुड ऑलवेज बी लोअर देन द फेयर हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। ठीक है, फेयर वैल्यू 80 मिलियन है, वैल्यू इन यूज क्या है 90 मिलियन, तो इनमें से हायर क्या है 90 मिलियन। आपने 90 मिलियन का कंपैरिजन करना है जो बुक्स में आ रही है उस वैल्यू से। ठीक है, वो 100 मिलियन है। तो देखा जाए तो आपका लॉस कितना हुआ, 10 मिलियन का। तो आप 10 मिलियन से इम्पेयरमेंट लॉस बुक करें, आप कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 10 मिलियन से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो आप होपफुली आपको ये टेस्ट समझ आया होगा। आपको समझ आई है अब्बास भाई इस टेस्ट की? काइंडली कंफर्म कर दें ताकि हम अपने ओवरऑल स्टैंड की तरफ मूव करें। मेन इसमें यही था बताने वाली चीज, कि व्हेन इम्पेयरमेंट लॉस हम किस तरह से, मतलब क्या टेस्ट है इसका। काइंडली मुझे कंफर्म करें आपको समझ आई है तो मैं आगे मूव करूं। ओके, ठीक है जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके, स्कोप है, डेफिनेशंस एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, एसेट टू बी रिव्यूड, किन किन एसेट को हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, ईयर एंड पे। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं। व्हेन टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, कब इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना है। व्हेन टू रिवर्स इम्पेयरमेंट, और कब इम्पेयरमेंट रिवर्स करनी है, ये हम देखने जा रहे हैं। स्कोप में सबसे पहले आ गया देखें, ऑल एसेट्स, तमाम एसेट पे एप्लीकेबल एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज पे नहीं लगेगा क्योंकि उन पे एनआरवी टेस्टिंग हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे नहीं लगेगा क्योंकि वो IFRS 15 के एम्बिट में है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स वगैरह पे नहीं लग रहा होगा, वो IS 12 में हो जाते हैं। बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगता, वो IS 41 में है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IFRS 17 में है। ठीक है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 में है, लिहाजा उन पे ये इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब वो स्टैंडर्ड के आउट हैं। उसके अलावा तमाम प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर वो कोस्ट मॉडल पे हैं तो उन पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा होता है। मतलब जो भी चीज़ कोस्ट मॉडल पे है उस पे ये अप्लाई होता है। जो फेयर वैल्यू पे है वो तो उसकी वैल्यू में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, जो भी प्लस माइनस हो, तो लिहाजा उस पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे देखें, बायोलॉजिकल एसेट हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है IS 41, उस पे IS 36 अप्लाई नहीं होता। कौन से पे, जो कि फेयर वैल्यू पे
मेजर होते हैं। मतलब जो फसल है, अगर उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो उस पर फेयर वैल्यू मॉडल लगता है। अभी हमने पढ़ा है ना कि बायोलॉजिकल एसेट IS 41 में कवर होते हैं, और उसके दो मॉडल्स हैं, एक फेयर वैल्यू मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है कि जब उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो सके, अगर ना हो तो कॉस्ट मॉडल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी प्लस माइनस आ रहे हैं उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लिहाजा उस पे फिर IS 36 लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा उस पे IS 41 ही अप्लाई होगा। और जो बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं हो सकते, हम उसको किस पे, कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं, या IS 16 जो है फेयर वैल्यू पे मेजर ना हो कॉस्ट मॉडल पे, तो उस केस में हम IS 36 अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड है, आपको मैंने बताया ना कि इस पर IS 16 अप्लाई होता है, या IS 40। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी IS 36 अप्लाई होता है। ठीक है, एसेट टू बी रिव्यूड, कि किन किन एसेट को हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए देखना है। वो इंडिविजुअल एसेट भी हो सकते हैं, मतलब आप एक बिल्डिंग को देख लें, एक प्लांट एंड मशीनरी को देख लें कि इसकी वैल्यू में, जैसे आपको बताया ना मैंने, आपका प्लांट है, आपके बाकी मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो प्लांट है ना आपका, वो आपका आउटडेटेड हो गया है, तो उस केस में क्या है, वो इंडिविजुअल एसेट आपका इम्पेयर हो गया है। ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी जो डेवो है, डेवो अड्डा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि इनके ना डिफरेंट सिटीज में ना वो हैं, अड्डे हैं। ठीक है, आम लफ्जों में आपको बता रहा हूँ, वहां से बस जाती है, उनका ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, टक शॉप है उनकी, मतलब डिफरेंट तरह से रेवेन्यू आ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू हेड ऑफिस से, तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट है। ठीक है, तो उन पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक अड्डा, लेट्स सपोज आपका जो है ना वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है। ठीक है, इस्लामाबाद ने बड़ा डेवलप किया, उसमें सानिया मूवर, फैसल एक्सप्रेस और बाकी काफ़ी भी ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से ना आपके उस अड्डे की रेवेन्यू पे ना बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो लिहाजा आप उसके एसेट्स को देखें, रिव्यू करें कि कहीं मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर रहे होंगे, उन ग्रुप ऑफ एसेट्स को देख रहे होंगे इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए। इम्पेयरमेंट टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये बेस्ड ऑन इनकर्ड लॉस मॉडल है। ठीक है, IFRS 9 से डिफरेंट है। IFRS 9 हम इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, वो हम जो है ना पढ़ते हैं उसको एक्सपेक्टेड लॉस की मॉडल पे, कि एक लॉस अभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, मेरे कस्टमर पैसे लेके भाग भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो अभी लॉस हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल। ठीक है, ECL जिसे आप कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, तो वो जो है वो भी देखें आप, एसेट की वैल्यू में कमी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इम्पेयरमेंट। ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन की बेस पे है, वो मार्केट में हालात ये होंगे वो होंगे, ठीक है, उसकी बेस पे है। और ये जो मॉडल है ना, इम्पेयरमेंट टेस्ट है जो IS 36, ये अप्लाई होता है इनकर्ड लॉस मॉडल की बेस पे, कि एक लॉस इनकर हो गया है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि हम पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आपके कस्टमर जो है आपके पैसे लेके भाग गया है, आपका माल चोरी हो गया है, कोई भी कोई ऐसा इशू हो गया है जिससे आपको एसेट की वैल्यू में जो है ना कमी रिकॉर्ड करनी है, मतलब एक काम हो चुका है, उसकी बेस पे जो आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो IS 36 में इम्पेयरमेंट टेस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या है कि कैरिंग अमाउंट आपकी जो बुक्स में है वो ज्यादा हो जाए, किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। बुक्स में 100 रुपए का एसेट आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको यूज करें तो 90 आ सकते हैं, अगर बेचें तो 80 आ सकते हैं। ठीक है, हायर ऑफ इनमें से क्या है, 90, लेकिन ये हायर ऑफ स्टिल लोअर है कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग, थैंक यू मलिक। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट टेस्ट था, आपको इम्पेयरमेंट जो है ना रिकॉर्ड करनी है कि अगर आपकी किताबों में वैल्यू ज्यादा आ रही है तो। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ होती है, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टिल आपको बता रहा हूँ वैसे ही। हायर ऑफ क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सोल्व एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, ये दो चीजें हैं बेसिकली।
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसेट, एसेट को सेल कर दें अगर ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में, ठीक है, आज की डेट पे, मेजरमेंट डेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें से वो कॉस्ट माइनस कर दें जो उसको सेल करने के लिए हो, ठीक है, तो नेट देखें क्या वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी आपकी, ठीक है। इसी तरह वैल्यू इन यूज देखें कि आपके जो, आप सेल ना करें बल्कि उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट लें, उससे माल बनाएं, वो सेल करें, तो यूज करने में आपको कितना बेनिफिट आ सकता है, वो आपकी क्या होगी, फिर वैल्यू इन यूज होगी, ठीक है। उस केस में आप क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, आप 5 सालों के कैश फ्लोज लेते हैं, ठीक है, करंट फॉर्म में लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्सक्लूड करते हैं, प्री टैक्स लेते हैं तमाम रेवेन्यू को, ठीक है, डिस्काउंट रेट लेते हैं, प्री टैक्स आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से एक उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं, और आप देखते हैं कि वो फेयर वैल्यू से हायर है या क्या है, तो इन दोनों में से हायर ऑफ लेते हैं आप, वो इधर प्लेस करते हैं, वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है, और उस रिकवरेबल अमाउंट को आप इससे कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। होपफुली आपको ये जो है ना टेस्ट समझ आएगा, आया है, ठीक है। उसके बाद जी, कब करना है ये काम, मतलब कब मुझे कब पता चलेगा कि मेरा एसेट इंपेयर हो गया है या कोई इशू है, ठीक है। उसके कुछ इंडिकेटर हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल है कि आपको पता चले, आपको सबूत मिले कोई एसेट वो डैमेज हो गया है, अब सोलिसेंस हो गई है उस एसेट की, डिसकंटिन्यूस या डिस्पोजल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, आप मार्केट से आउट होने जा रहे हैं, ठीक है, एसेट की परफॉर्मेंस कम हो गई है, तो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करती हैं कि वो एसेट आपका इम्पेयर हो गया है। ये इंटरनल इंडिकेटर हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे मामलात हो जाएं जिससे आपको लगे कि ये एसेट इम्पेयर हो गया है, तो आप इसकी बुकिंग करें, इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। और एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है कि मार्केट में डिक्लाइन आ गया आपकी प्रोडक्ट का, ठीक है, कुछ चेंजेस आ गई है टेक्नोलॉजिकल, आपका प्लांट बड़ा आउटडेटेड है, मार्केट में नए लॉन्च हो गया है, ठीक है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है, आपको फाइनेंसिंग ही नहीं मिल सकती, आप माल ही नहीं परचेज कर पा रहे, ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म के मसाइल जो मार्केट में चेंजेस आने से हों, मार्केट वैल्यू में एक्सटर्नली आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हिट हो रही हो, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इंडिकेटर हैं, आप एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें इस पे, आप देखें कि आपकी किताबों में क्या चीज़ें आ रही हैं किस वैल्यू पे, और अगर आप उनको मार्केट में सेल करने जाएं या उनकी इस्तेमाल से चीज़ें सेल करने जाएं वो कितने की बिकेंगी, आप उसको रिव्यू करें, ठीक है। एनुअल इम्पेयरमेंट है ये कुछ, where there is an indicator of impairment, indicator are assessed at each reporting date, आप हर रिपोर्टिंग डेट पे इन इंडिकेटर्स को असेस करें, ठीक है। कुछ होते हैं, कुछ एसेट्स हैं कि आप इंडिकेटर ना भी हो ना, आपने उनको असेस करना है एनुअल इम्पेयरमेंट के लिए, वो क्या क्या है, इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ, अगर कुछ इंटेंजिबल एसेट हैं जिनकी इनडेफिनेट लाइफ है, लेट्स सपोज आपको लाइसेंस मिल गया है लाइफ टाइम के लिए किसी चीज को बनाने का, ठीक है, या आपने कोई इंटेंजिबल एसेट इन प्रोग्रेस है, आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपने इन चीज़ों को, या कोई गुडविल आपने सीजीयू को एलोकेट की थी, या हम इंशाल्लाह आईएफआरएस 3 जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपने इम्पेयरमेंट जो टेस्ट है वो एनुअली अप्लाई करना है इन एसेट्स के लिए, मतलब इन एसेट्स को जब भी ये तीन चीजें होंगी आपकी किताबों में, या तो आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है इंडेफिनिट लाइफ का, या आप कोई इंटेंजिबल एसेट पे काम कर रहे हैं, CWIP है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, या कोई कैश जनरेटिंग यूनिट है आपका जिसको गुडविल एलोकेट हुई है, इस केस में आप इम्पेयरमेंट टेस्ट उस पर हर साल लगाएंगे, इंडिकेटर हैं या नहीं है आपने लगाना है, और बाकी एसेट्स पे आप इंडिकेटर के हिसाब से लगा रहे होते हैं, ठीक है। वेन टू रिवर्स, ठीक है, एक दफा आपने कोई इशू था, गवर्नमेंट ने मतलब प्लान किया हुआ था कि ये जो रेगुलेशन आएगी जिससे आपके एसेट पे हिट आएगी, पॉलीथीन वाले एसेट पे, आपने उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट बुक कर लिया, अब बाद में आए हैं आपको पता चला है कि वो गवर्नमेंट ने जो है ना, लोगों ने प्रेशर दिया, ठीक है, ट्रेड बॉडीज की तरफ प्रेशर आया, और उसने वो गवर्नमेंट ने वो जो है रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, तो अब क्या हुआ, अ, आप उसको रिवर्स कर लें जो आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन रिवर्स उस हद तक करें जितना आपने पहले उस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है। अगर वो CGU है मतलब उसमें कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स हैं,
तो आप उस इम्पेयरमेंट टेस्ट को एलोकेट करें। मतलब देखें ना, मैंने आपको बताया कि डेवो का अड्डा या कुछ उसमें है, उसमें आपकी बसेस हैं, ठीक है, उसकी बिल्डिंग है, उस सारे पे आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया, आपको पता चला 10 रुपए का मुझे लॉस है, 10 मिलियन का है, तो आप उस पूरे उसको एलोकेट करें उनकी वैल्यू की बेस पे, प्रो रेटा बेसिस पे। इसी तरह जब आप उसको रिवर्स कर रहे होंगे तो वो भी आप प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्स करेंगे, ठीक है। उसके बारे में लिखा है गुडविल के बारे में कि गुडविल पे जब भी कोई लॉस रिकॉर्ड आप कर लें, आप उसको भावें जितने मर्जी हालात अच्छे हो जाएं, आप उसको रिवर्स नहीं करते, बस एसेट्स के लॉस जो होता है उसको रिवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अब रिवर्स होगा, जैसे आपने लॉस रिकॉर्ड किया था उसके कुछ इंडिकेटर थे, इसी तरह जब रिवर्स करेंगे उसके भी कुछ इंडिकेटर होंगे। कि देखें ना, रिकॉर्ड कब किया था, जब हालात थोड़े खराब हो गए थे, और रिवर्स कब करेंगे, जब हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। बेहतर कब होंगे, अभी हम बस क्लास क्लोज करने वाले हैं, टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको बस ये चीज़ जो है ना डिस्कस करनी है। हालात अच्छे क्या क्या हुए, चेंजेस इन वे एसेट इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ने बल्कि कहा कि ना सिर्फ हम आपसे पॉलीथीन बैग जिनका प्लांट उनसे रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप प्रोड्यूस करें, हमने बाहर एक्सपोर्ट करने हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई आपके एसेट्स की, तो आप उसको रिवर्स कर लें इम्पेयरमेंट को, ठीक है। Evidence from internal reporting indicate that economic performance of the asset will be better than expected, ठीक है। आपका जो इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसने कहा कि आपका जो एसेट है ना वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल इंडिकेटर है। तो आप अपने इम्पेयरमेंट टेस्ट जो अगर आपने लगाया था पहले कभी, उसको रिवर्स करें, अगर लगाया ही नहीं था तो फिर तो क्या ही रिवर्स करना। इसी तरह एक्सटर्नल इंडिकेटर, मार्केट के हालात बेहतर हो जाएं, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, एसेट की वैल्यू में इजाफा हो जाए, ठीक है, आपके पास जो एसेट है वो बनना ही बंद हो गया है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू की, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आपकी, लेकिन उस एसेट जो प्रोडक्ट बनती है उसकी डिमांड बढ़ गई, तो अल्टरनेटिवली या आपकी वैल्यू जो है ना एसेट की बढ़ जाएगी। इसी तरह चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चेंज आई, मतलब एक्सटर्नली मार्केट के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, आप बड़ी आसानी से लोन लेके काम चला सकते हैं, ठीक है, अपने एसेट से जो है ना रॉ मटेरियल दें, प्रोडक्शन बनाएं। कहने का मकसद ये कि बेहतर हालात हो गए मार्केट में, तो लिहाजा अब आप क्या करें, आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। अगर आपने पास्ट में कभी उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ था तो आप उसको रिवर्स करें, ठीक है। तो हम इस स्टैंडर्ड का अगर क्विक रिकैप लें तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है, ठीक है, पूरे टेस्ट को देखा प्रैक्टिकली, उसके बाद हमने इसको स्कोप देखा किस किस पे एप्लीकेबल है किस पे नहीं है, ठीक है। एसेट रिव्यूड कौन कौन से करने हैं, इंडिविजुअल एसेट कब रिव्यू करते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट कब रिव्यू करते हैं, इसी तरह जो इम्पेयरमेंट टेस्ट है वो क्या है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली मैंने आपको एक आम वर्डिंग में और आपको स्टैंडर्ड के साथ इसको रेफर करवाया, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या हैं इम्पेयरमेंट के, इंटरनल क्या हैं, किन चीज़ों को हम इंडिकेटर हो या ना हो, कंपलसरी है कि इन तीनों को तो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। इसी तरह जब हालात बेहतर हो जाएं, तो जब हालात अच्छे नहीं थे तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था, अब हालात बेहतर हैं तो उसको रिवर्स करें, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। होपफुली आपको समझ आई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू हैव ऑप्शन टू आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम बाय द टाइम, आप इसमें कोई आपकी सजेशन हो, फीडबैक हो कि सर आप किस तरह लेकर चले, हम उससे भी आपको जो है ना एंटरटेन करेंगे, मतलब आपकी फीडबैक को ऑलवेज वेलकम और रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।